Okay, let's start. Any question? No? Okay. Today's class is very, very important because we are going to discuss about the BRICS and also India and China and रसिया लिटिल बिट, बट मेजर जो पार्ट रहेगा हमारा डिस्कशन का वो रहेगा अपना ब्रिक्स और जो थोड़ा सा बायलैटरल जो हमारा डिस्कशन हुआ है किसके साथ में, इंडिया और चाइना के साथ में। इसके साथ साथ आज की जो क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यूपीएससी के पीसी प्रीलिम्स से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे प्लस मेंस से भी, जैसे लिक्कर को लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंडिया में, और राइट टू फ्री एयर पॉल्यूशंस को लेके आपने आजकल देखा होगा दिल्ली में आजकल आर्टिकल्स खूब आने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ चीज़ें कही हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग डिस्कशन आज के इस क्लास में करने वाले हैं। और इन्फ्लेशंस को लेके आरबीआई ने कुछ कमेंट्स किया है, उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अच्छे इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मोदी सी जिनपिंग हैंडशेक, ये जो हैंडशेक हुआ है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? एक तो पहला, इंडिया और चाइना का बायलैटरल पैक्ट होना कितने साल बाद हो रहा है? आफ्टर 5 years, ठीक, 2 कंट्रीज के। अब इसमें आप देखेंगे ना, इंडिया की भी यहाँ पर विन है चाइना के साथ, अगर हम बायलैटरल इम्पैक्ट करने जा रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हम फिर से उसी तरह से रेगुलेट करने जा रहे हैं जैसे हम 5 years पहले करते थे। इसके साथ साथ रसिया का भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेनिफिट्स है। क्यों बेनिफिट्स हो जाता है रसिया का? क्योंकि रसिया अभी तक आप देख रहे होंगे कि रसिया एंड पुतिन को अगर आप उठा के देखेंगे तो पुतिन पूरी दुनिया में अपने आप को क्या फील कर रहे थे? लोनली। क्योंकि जिस तरह से उनको वेस्ट ने डिस्ट्रॉय किया था, हर तरफ से बायकॉट करके, हर तरफ से उनके ऊपर क्या क्या लगा के, ठीक है, सैंक्शंस लगा के, ठीक। तो इस बार भी पुतिन को अपने आप को प्रूव करना था, क्योंकि इंडिया और चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीज में से एक है कि नहीं, चाहे आप इकोनॉमिकल देख लीजिए, ठीक है, आप लोग पॉपुलेशन बेस पे देख लीजिए या किसी बेस पर आप देखेंगे इंडिया चाइना किस नंबर पे हैं, अग्रेसिव मोड पे हैं, ठीक है। तो वहां पर रसिया का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन दोनों को मिलाने में, ठीक है। और चलिए, इसमें डोभाल और बैंक टू मीट अर्ली फॉर द बॉन्डी टॉक्स। अजीत डोभाल को यू नो वेरी वेल, हु इज दैट पर्सन? वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन ऑफ आवर कंट्री, अजीत डोभाल। नहीं पढ़ा है अजीत डोभाल जी के बारे में? हाँ। इफ यू वांट टू बिकम रियली एन आईएएस ऑफिसर, एक ब्यूरोक्रेट्स कैसा होता है ना, आइडल पर्सनालिटी है अजीत डोभाल, ठीक है। तो आज ही इनका नाम लिखिए और जस्ट गो एंड रीड अबाउट हिम एंड लर्न। अजीत डोभाल। अब जो भी करवाया था उससे इंपॉर्टेंट ये है कि हु इज दिस पर्सन, ओके। फिर इंपॉर्टेंस टू हैंडल डिफरेंस डिस्प्यूट्स बिटवीन दी अवर जो कंट्री इंडिया और चाइना के बीच में है। फिर बोथ एट अ की फेस इन अवर प्रोग्रेस और बर्ड वॉचिंग, ये भी जिनपिंग जी का भी एक बयान रहा है, स्टेटमेंट्स रहा है, ओके। तो चलिए एक एक करके इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। नंबर 1 है पीस ऑन बॉर्डर our priority, मोदी जिनपिंग आफ्टर फर्स्ट बायलैटरल इन 5 years, ठीक। अब ये इंडिया के परसेप्शन से आप उठा के देखेंगे या फिर आप चाइना के परसेप्शन से उठा के देखेंगे तो ये दोनों परसेप्शंस में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसका, इंडिया और चाइना का। क्योंकि फर्स्ट जो हमारी फाइट है, ठीक है, वो किसके लिए है? बॉर्डर्स के लिए है, ठीक। क्योंकि हमारा और चाइना के साथ अगर आप देखेंगे तो वॉर कब से चल रहा है? अक्साई चीन पे किसने कब्जा कर रखा है? चीन ने कब्जा कर रखा है। गलवान वैली पे आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट अभी कुछ साल पहले ही हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ना कुछ अपने बॉर्डर इश्यूज ये लगातार रेस करता ही रहता है, ठीक है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल्स है उसके आसपास आता जाता रहता है कौन? चीन। वहां पर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी काम लगातार कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो आप देखेंगे किसी प्रकार से कोई भी जो नेबर्स कंट्रीज होंगी वो अपने आप में किसी प्रकार से टोलरेट इन चीजों को नहीं करेंगे। हमारी बात समझ में? क्योंकि अगर आप किसी के बाउंड्रीज में इन चीजों को इस्टेब्लिश करते हैं तो क्या होता है? टेंशंस बढ़ेंगे, है ना। और उसी टेंशंस को हम दोनों कंट्रीज क्या करना चाहती हैं? डिक्रीज या इंक्रीज?
ठीक है, डिक्रीज करना चाहती हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपने आप को। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके भी, फिर अपना नेबरहुड जो पॉलिसी चलती है, नेबरहुड ब्रदरहुड, ठीक है ना, जो हमारी पॉलिसी है। देन इसके बावजूद आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी आ जाता है इसी के रिसोर्सेस में, क्योंकि दोनों ही, अगर आप चाइना को उठाएं और इंडिया को उठाएं, दोनों कौन सी पावर्स हैं, इकोनॉमिकल पावर बनने से है कि नहीं। इंडिया भी इमर्जिंग है और चाइना तो थोड़ा सा अग्रेसिव हमसे आएगी। ठीक, तो बोथ आर इज इंपॉर्टेंट। द बॉर्डर पेट्रोलिंग पैक्ट एंड द बायलैटरल मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज, द फर्स्ट स्टेप्स एम्ड एंड एलिवेट डिजाइनमेंट, जो भी बनाया गया था कि भैया जो LAC है उसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक अगर आप देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी कोई लाइन नहीं है कि जस्ट यू ऑल हैव टू, मतलब कि ये हमारा लिमिटेड एरिया हो गया, क्योंकि अभी डिस्प्यूट्स है ना, तिब्बत वाला भी, ठीक है ना, अक्साई चीन वाला भी, इधर अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ विलेज इधर उधर हो चुके हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा उधर वाला पार्ट्स मिल जाए, और चाइना का तो मेजर पार्टी है कि दूसरे की लैंड्स पे आप जितना, ठीक है ना, अपने आप को एक्सप्रेट कर सकते हैं, बट वी हैव टू। अब एक जो लाइन है यहां पर ना, वी सपोर्ट डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नॉट वॉर, नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेरर। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं जिनको वर्ल्ड भर में लिस्टेड किया गया है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के बिहाफ में चाइना क्या करता है, बैक बेंच से उनको सपोर्ट करता है। तो इंडिया ने यहां पर, ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जब भी आप कभी मेंस आंसर राइटिंग करेंगे ना। और मैं उस व्यक्ति की ना पीठ थपथपाना चाहता हूं जिस ब्यूरोक्रेट ने लाइन लिखी होगी मोदी जी के लिए, ठीक है, कि वी सपोर्ट डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नॉट वॉर, नो डबल स्टैंडर्ड्स। मींस पता है कितनी बड़ी लाइन है, सीधा सीधा बोला है दोगलापन नहीं चलेगा। क्या कहा गया है कि दोगलापन नहीं चलेगा, किसको लेके, टेरर्स को लेके, कि जो आतंकवाद है उसके साथ हम, वी कैन नॉट कंप्रोमाइज इन एनी कास्ट, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वी आर स्टैंड ओवर देयर। ओके, कॉलिंग फॉर सिंगल माइंडेड फॉर्म सपोर्ट टू ऑल to counter terrorism and terror financing, and making clear that there is no place for double standard on these serious matters। ठीक, और इस बात को जिनपिंग भी अप्रिशिएट और सुन भी रहे थे कि हाँ भैया, एवरीथिंग इज, वी हैव टू फॉलो। ओके, द वर्ड इज टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ साउथ डिवाइड and east-west divide, preventing inflation, ensuring food security, energy security, health security, water security are matter of priority for all countries in the world. In this era of technology, new challenges have emerged such as cyber, deepfake or disinformation। ठीक, तो दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वर्ड्स को हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करते हैं कि ईस्ट है, वेस्ट है, मिड ईस्ट है, साउथ ईस्ट है। बट अगर आप देखा जाए तो नियर वाइज चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, चाहे पॉवर्टी को हो, पॉपुलेशंस को लेकर हो, ठीक है, पॉल्यूशंस को लेकर हो। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वाटर सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, साइबर सिक्योरिटी है। देन आप देखेंगे नई चीजें भी आ गई हैं, जैसे डीप फेक्स वगैरह का आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। इंडिया में भी इसमें क्या नाम है, वो एक एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना के साथ ऐसा फर्स्ट टाइम अपन को देखने को मिला था। ओके, तो वी हैव टू कीप रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, वी सपोर्ट डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नॉट दी वॉर। ये किसने कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये आप देखेंगे बार बार ये डायलॉग रिपीट किया जा रहा है। जब यूक्रेन विजिट पर भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स गए थे, तब भी यही स्लोगन कहा गया था। जहां जहां भी हम लोग जाते हैं यही बात कहते हैं कि भैया वी सपोर्ट दी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नॉट दी वॉर, कि भैया डायलॉग किए जाए, ठीक है, डिप्लोमेसी बनाई जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए, ना कि वॉर किए जाए। ओके, क्योंकि वॉर से किसी का भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। ओके, relating to Russia Ukraine war, Russia President Vladimir Putin was also listening the conflict in West Asia. Modi said we support dialogue and diplomacy, not the war. Okay, you can understand the power of India. ठीक है, emerging
जो पावर है इस वर्ल्ड में, आप समझ सकते हैं कि इंडिया का एक्सपेंशन कितना बढ़ने वाला है। ओके, तो चलिए अभी थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिक्स ही सेड इंडिया इज रेडी टू वेलकम न्यू कंट्रीज इनटू ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्रीज। अभी कितनी नई कंट्रीज एड ऑन हुई हैं ब्रिक्स के साथ? 5 कंट्रीज। ठीक, थोड़ा सा उसे भी हम लोग देखेंगे। तो ये मेजर पॉइंट्स क्लियर है सभी को? ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब थोड़ा सा ब्रिक्स वाले जोन पे आते हैं। तो ब्रिक्स समिट्स 2014 वेन्यू कहां पर था? कजान, रिपब्लिक ऑफ ततारस्तान, कहां पर? रशिया में। ओके, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स समिट्स 2014 का अगर डेट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ईयर याद रखना है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स आप सबको पता है कहां पर है, और साथ में एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी। ओके, देन इस साल का जो मोटिव है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिमेंबर रखना है। अगर आप नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड ईयर में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये मोटिव आपको दिमाग में रखना है। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर द जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड द सिक्योरिटी। ओके, you all have to keep remember the motive of 2024 ब्रिक्स समिट का मोटिव क्या है। ओके, अब जो न्यू मेंबर्स हैं इन्हें भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है अपन को। कौन कौन है भैया? लेट्स इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया एंड इथियोपिया। ओके, ये क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इज, अब थोड़ा सा ब्रिक्स के फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्लू तो आपके पास होगा ही कि ब्रिक्स कैसे बना, हाँ क्यों बना? हाँ जी, पावर होने वाले हैं। ओके, गुड गुड गुड। हाँ, तो चलिए, द ग्रुपिंग वॉज फर्स्ट इनफॉर्मली फॉर्म ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। फर्स्ट नेम वॉज द ब्रिक, BRIC। ठीक, द साइड लाइन्स ऑफ द G8, जिसको हम लोग करंट में क्या कहते हैं? G7 कहते हैं। ठीक है, और कहां पर हुआ था? रसिया में हुआ था। दिस वॉज लेटर फॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, कहां पर? न्यूयॉर्क में। देन इनॉग्रल ब्रिक समिट्स कहां पर हुई है? आपके रसिया में। आफ्टर दैट ब्रिक्स कब होता है? 2010 में। और कौन एड ऑन होता है अपने साथ में? साउथ अफ्रीका। ठीक है, और याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिक्स्थ ब्रिक्स समिट इन फोर्टालेजा 2014 समिट्स में ही हमने किसको एस्टेब्लिश किया था? न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। देखिए, अब ये हम तो जानते हैं न्यू डेवलपमेंट क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट्स की और क्या क्या चीजें साथ में होती हैं, बट न्यू डेवलपमेंट्स को किसके कब एस्टेब्लिश किया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस आल्सो। ओके, तो कब किया गया है? 2014 में। ये एक्चुअल में यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा भी गया है प्रीलिम्स में। ओके, नेक्स्ट देन आते हैं कि अब ब्रिक्स कंट्रीज एंड देयर जीडीपीज को थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो हम क्या कहते हैं कि अप्रोक्स 45% पॉपुलेशंस कवर होती है किसके अंडर में? ब्रिक्स के अंडर में। जीडीपी की अगर बात करें तो आप इन सबको एक बार ऐड ऑन करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितने ट्रिलियन डॉलर? तो चाइना का कितने ट्रिलियन डॉलर हो जाता है? 17 पॉइंट। देखिए, इंडिया में आते हैं तो रसिया एंड ब्राजील, सऊदी अरबिया एंड थोड़ा थोड़ा सा इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान एंड सऊदी अरब को आप लोग देख सकते हैं, अरबिया, सॉरी यूनाइटेड अरब को। ओके, सो आप देखेंगे कि अपने आप में यह भी अब क्या बनता है? एक पावरफुल ग्रुप्स बनता है। ठीक, किन कंट्रीज का? ब्रिक्स कंट्रीज तो हैं, इसके साथ साथ जो डेवलपिंग, ठीक है, और कैसे स्पीडली रिकवरी डेवलप्ड की तरफ जा रही हैं, ठीक है, उन कंट्रीज का। तो अपने आप में देखेंगे तो इन सब का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ओके, और इसका एक्सपांडेशंस देखेंगे तो आप थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है ना, खासकर जब मेंस में,
तो एक बच्चों के साथ मिसिंग आउट ये रहता है कि जब मान लीजिए ब्रिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी, चले ठीक है आपने डेफिनेशंस दे दी, आपने बैकग्राउंड दे दिया, एवरीथिंग यू मेंशन, अगर आपने थोड़ा सा मैप बना दिया ना तो उसका एडवांटेज आपको नंबर्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना। एग्जामिनर को थोड़ा सा इजी हो जाता है आपकी कॉपी को क्या करने में, चेक करने में, उसको भी आसान लगता है कि जस्ट गिव दी, ठीक है, और आप 1.5 नंबर्स एक्स्ट्रा गेन कर लेते हैं। ओके, सो कीप रिमेंबर। तो फर्स्ट रसिया, चाइना, इंडिया, यूएई, ठीक है, सऊदी अरबिया, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और साउथ अफ्रीका को तो सबसे पहले आपको रखना ही है। ओके, इन वाली कंट्रीज को, जो मतलब ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में इंडिया, चाइना, रसिया, ठीक है, ब्राजील और आपका साउथ अफ्रीका ऐसे हो जाता है, और आपको लास्ट में ये वाली कौन सी मिलेंगे, जो न्यू मेंबर्स ब्रिक्स में, ठीक है, ऐड ऑन हुए हैं। ओके, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट मूव करते हैं। देन द ब्रिक्स समिट्स 2024 में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। तो नंबर आप सबको पता है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्टडी द रोल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्स इन संघाई, इट्स कंट्रीब्यूशन टू फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मेंबर कंट्रीज। ओके, और ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CRA। ये दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट्स, ओके, फॉर द examination purpose. A safety net for the members countries during balance of payments crisis. ठीक है, मतलब जो CRA है वो क्या करता है, another important topic in international financial governance में, मतलब अगर किसी ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज में क्या हो जाता है, हाँ जी, किसी भी प्रकार का बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ जाता है, तो CRA को बनाया गया है, कॉन्टिजेंट रिजर्व, ठीक है, अरेंजमेंट, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। ओके, ताकि वो अपने उस क्राइसिस से क्या कर सके, रिकवर हो सके और मेन स्ट्रीम में चल सके। फिर अगला है एनर्जी कोऑपरेशंस। द समिट इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, अ क्रिटिकल इशू गिवन द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, द रोल ऑफ न्यू मेंबर्स लाइक सऊदी अरबिया, यूएई इन द एनर्जी मार्केट, ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर एनर्जी हाउस है तो किनके पास है, इन कंट्रीज के पास है, ठीक। आज इंडिया की अगर हम लोग डिस्कस करते हैं ना अब, तो हमारे पास कितना है, फ्यूल्स, पेट्रोलियम्स, ठीक है, बट प्रोडक्शंस, कंज्यूमर्स कितना ज्यादा हमारे पास, कंज्यूम कितना ज्यादा करते हैं, और वो सब कुछ कहां से होता है, इंपोर्ट ही हो रहा है, ठीक, और वी आर डिपेंडेंट इन गल्फ कंट्रीज। ओके, इनसे भी थोड़ा सा करना है। देन पॉइंट इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ब्रिक्स इज फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल पॉलिसी, एस्पिरेंट्स शुड स्टडी ऑन द ग्रुप इनिशिएटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी को लेके अपन को थोड़ा सा देखना है इसमें। ओके, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसके पर्पस में, इंडिया तो है ही, इंडिया के पैरेलल और भी वर्ड्स के जो भी ब्रिक्स के भी नेशन हैं, प्लस हम अपने आप को यूएन रिफॉर्म की भी बात करते हैं, ये भी बात रखी गई है कहां पर, ब्रिक्स के समिट्स में, ठीक है। मल्टीलैटरलिज्म, द थीम एम्फसाइज द एनहांसिंग कोऑपरेशन फॉर द ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक। इंडिया बार बार ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, अपनी सिक्योरिटीज को स्ट्रॉन्ग करना है, वॉर नहीं चाहिए, इंटरनल भी पीस होना चाहिए, प्लस इंटरनेशनल पीस भी मेंटेन करके हमें चलना है। और ये बात कहां पर कही जा रही है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स समिट कहां हो रहा है, रसिया क्या कर रहा है, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग उसी पर्सन से जो वॉर में खुद इन्वॉल्व है, वो भी 24 hours. Okay, so keep remember guys. Development initiatives, discussions around sustainable development, technology transfer, innovations, particularly in healthcare and education. ठीक, क्योंकि ये भी वर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपने कोविड क्राइसिस में देखा ही किस तरह से शटडाउन, एक छोटा सा जो भी वायरस रहा है क्या कर दिया था,
पूरे वर्ड्स को ही शट डाउन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? सो कीप रिमेंबर, करेंसी डिस्कशंस विद द पुश ऑफ द पेमेंट इन नेशनल करेंसीज, द समिट एड्रेस द ग्लोबल मॉनेटरी रिफॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि हम और आप अब जो मतलब ब्रिक्स जो मेंबर्स हैं वे अपनी एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। क्यों? रसिया को भी सैंक्शन लगे हुए हैं, बट और उसके अलावा भी हमें भी डॉलर के साथ उतना बेनिफिट्स तो नहीं गेन होता है। तो हम भी ये चाहते हैं, हमारी डिजायर है कि हाँ भैया कुछ ना कुछ मिड पाथ निकलना चाहिए जो हमारी इकोनॉमी को भी क्या करे, बेनिफिट्स दे। ओके, सो कीप रिमेंबर। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चंस आया था इसी से रिलेटेड, पहले बताइए पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ब्रिक्स, फिर इस 2024 में क्या क्या चीजें हुई हैं ये हम सब ने ब्रिक्स में डिस्कशन कर लिया है। ओके, कुछ क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, इन्हें भी थोड़ा सा देखिएगा। नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेटअप बाय द अपेक, द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन सिंघाई। क्या है बताइए? ओके, देख लिया तो बोल दो अपने अपने। जस्ट स्पीक ओनली क्यों? ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेटअप बाय द ब्रिक्स, है ना? इसका जो राइट सेंटेंस होगा यही होना चाहिए, क्योंकि अपेक का तो कोई यहाँ पर रोल है ही नहीं। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चंस भी अपन को देखने को मिल जाता है। अब एक क्वेश्चंस और भी है, फिर आप देख लोगे, मुझे पता है। ठीक है, Fortaleza declaration recently in the news is related to the affairs, ठीक, आसियान, ब्रिक्स, OECD, WTO। सो कीप रिमेंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है। ओके, ये किससे रिलेटेड है? अभी कुछ देर पहले अपन डिस्कशन किया है। ये जो डिक्लेरेशन है इसमें क्या निकला था बाहर? इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक आया था। ठीक है, सो कीप रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट। Next, state have the power to regulate and tax industrial alcohol, Supreme Court rules. In India, we always discuss, और आप लगातार देखेंगे कि अदर स्टेट्स में लिकर बैन है ना? गुजरात, बिहार, बट वहां पर ड्रिंकिंग करने वालों ने परचेज करना बंद किया क्या? नहीं किया। ठीक, और रिवेन्यू का सोर्सेज भी सबसे ज्यादा क्या है हमारी कंट्री पे? स्टेट्स का भी, मतलब स्टेट्स का अगर रेवेन्यू सोर्सेस अगर आप देखेंगे मेजर पार्ट में, तो कहां से आता है? लिकर से आता है कि नहीं आता है? ठीक, इसी को लेके ही सुप्रीम कोर्ट का एक, ठीक है, जजमेंट है, फ्रेश इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इन स्टेट लिस्ट इंक्लूड इंडस्ट्रियल एल्कोहल, से सुप्रीम कोर्ट इन 8-1 मेजोरिटी रूलिंग। ठीक है, इट क्लियर दैट द मीनिंग ऑफ द फ्रेश इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इन एंट्री एट ऑफ लिस्ट सेकंड, ये किस एक्चुअल में जो लिकर का केस है ये किस लिस्ट में आता है? अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, कैसे आता है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर ऑन लिकर कंट्रोल इन इंडिया। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्चुअल में रोल क्या है सबसे पहले ये आप समझिए, देन वी हैव टू स्टेट गवर्नमेंट को जाना है। तो है सेट्स गाइडलाइन फॉर इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन फॉरेन लिकर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्वेश्चंस बनेगा, कीप रिमेंबर। ठीक है ना? क्या है सेंटर का रोल यहां पर? ओनली यू हैव टू मेक द गाइडलाइंस, इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन, ठीक है, जो भी आप क्या करते हैं इंपोर्ट्स करते हैं उसके लिए आपको क्या रेडी करना है? गाइडलाइंस। देन फॉर्मुलेट्स नेशनल लेवल पॉलिसीज रिकॉर्डिंग एल्कोहल एडवाइजिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है ना? क्योंकि आप हमारी कंट्री में देखेंगे तो अल्कोहल का एड भी आएगा अगर टीवी में, तो डायरेक्ट आपको नहीं दिखाया जाता है। दिखाया जाता है क्या? कैसे आता है? रणवीर सिंह का एड देखा है?
रणवीर सिंह आपका फेवरेट होगा एक्टर, जस्ट गो एंड वॉच एंड नीड नॉट टू वॉच। ओके, अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। तो लिकर फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट, इंपॉर्टेंट स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। किस शेड्यूल में आता है? कितने शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक, और ये किस में आता है लिकर वाला? 7th शेड्यूल में आता है। इम्पोज स्टेट स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन लिकर सेल्स। ठीक, ये पॉइंट्स आपको माइंड्स में रखना है। देन व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्यू ऑफ एल्कोहल? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, आर्टिकल 47 क्या कहते हैं? It mentions in particular states shall endeavor to bring about prohibitions of other consumptions except for the medicinal purposes, intoxicating drinks and of the drugs which are injurious to health। अब आप देखेंगे किसको हैंडओवर कर दिया गया है? स्टेट्स को। ठीक, अब स्टेट्स क्या कर सकता है? Either ban or regulate। अगर हम 100% बैन कर दें तो क्या रिजल्ट मिलते हैं हमें? इन ग्राउंड लेवल इलीगल परचेजिंग होगी, फिर माफियाज नए नए निकल के आएंगे, देन लॉ एंड ऑर्डर और ज्यादा डिस्टर्ब होगा, करप्शंस, ठीक है, इंटर स्टेट बॉर्डर्स ज्यादा हाईलाइटेड होंगे, इन्वॉल्व होंगे, डिस्प्यूट्स होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। While DPSPs are not in themselves legally enforceable, they set goals that the state should aspire towards to establish conditions under which citizens can lead a good life. Alcohol is seen by the constitution and by extension the Indian state as an undesirable evil that needs to be regulated. But ये possible नहीं है, आप करते हैं। और ये जो आर्टिकल्स है आपको इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है कि ये गांधी जी से इन्फ्लुएंस्ड है। किससे इन्फ्लुएंस्ड है? क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे? नो एल्कोहल। ओके, आप लोगों ने गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत तो रीड आउट किया होगा। ठीक, जब वे स्टडी के लिए फॉरेन कंट्रीज गए थे तो अपनी मदर से कुछ कमिटमेंट किया था उन्होंने, याद है क्या क्या कमिटमेंट्स थे? मतलब नहीं पढ़ा है ठीक है। 7th schedule, according to the 7th schedule of the constitution, alcohol is a state subject. State legislator have the right and responsibility to draft laws regarding including the production अब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसका सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं उसके लिए। ठीक है, कि प्रोडक्शंस के लिए भी कौन लॉज बनाएगा? स्टेट बनाएगा। ठीक, मैन्युफैक्चर के लिए भी, ठीक, प्रोसेसन के लिए, पोजेशंस के लिए भी, ट्रांसपोर्ट, परचेस और सेल्स के लिए भी। आ रही बात समझ में? ओके, देन लॉस रिकॉर्डिंग अल्कोहल डिफरेंस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट फॉलिंग इन द होल स्पेक्ट्रम बिटवीन प्रोहिबिशन एंड द प्राइवेट सेल। ठीक है, अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग रेट भी देखने को मिलेंगे, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, क्योंकि आप देखें यूपी गवर्नमेंट थोड़ा सा कम टैक्सेस लगाती है, एमपी गवर्नमेंट थोड़ा सा ज्यादा टैक्सेस लगाती है। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट और निकल के आता है। ठीक है, कई जगह पर स्टेट्स भी क्या करते हैं, वाइन्स को, लिकर को बैन करते हैं कि आप ओपनली मार्केट में नहीं सेल आउट कर सकते हैं। आप हाईवेज के आप देखेंगे कि एक रूल्स बनाया गया है कि हाईवे से इतने किलोमीटर के दायरे में आप वहां पर लिकर शॉप्स नहीं होनी चाहिए। बट इन ट्राइबल एरियाज गवर्नमेंट थोड़ा सा हमको क्या करती है, फ्री हैंड्स छोड़ देती है। जैसे मैं एमपी गवर्नमेंट की बात करूं तो उन्होंने कुछ ट्राइबल्स को क्या कह दिया है कि आप जैसे और जिस तरह से प्रोडक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं, और जैसे आप सेल आउट करना चाहें आप। हरी बात समझ में? तो एक्सेप्शन में आप लोग एमपी गवर्नमेंट में ट्राइबल्स के लिए दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, कि ट्राइबल्स के लिए एमपी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आप अगर, ठीक है, रोड साइड भी अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है।
बट आप ये सोचिए कि उस चीज का बेनिफिट अदर साइड्स वाले ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? हाउ यू विल रिकॉग्नाइज ये ट्राइब्स ही है कि, बट कुछ रीजनल एरियाज ही होते हैं उनके, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ही होते हैं कि यहीं पर ये लोग सेल आउट्स कर सकते हैं। आप यहां पर तो नहीं बैठ के बेच सकते ना पंजाब चंडीगढ़ में कि जस्ट आई एम द ट्राइब एंड आई विल सेल आउट हियर, ओके दिस इज माय पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो तो ओके, लेट्स नेक्स्ट। तो क्लियर है यहां तक? पक्का? दो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, कौन कौन सी? नंबर वन ब्रिक्स एंड देन लिकर, और लिकर्स रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, एंड दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस उठाता है, ही विल नेवर आस्क हेडलाइन क्वेश्चंस, वो आपसे यही पूछ लेगा, ठीक है? देन मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस बनते हैं, और हम गलतियां यहीं पे करके एक्चुअल में होता क्या है ना, जो प्रेशर एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास जनरेट होता है कि ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना? कि जो ये चीजें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, हम कहां डाल देंगे उसको? स्टेट में, और स्टेट वाला ऑटोमेटिक हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? ओके, सो कीप रिमेंबर, कई बार हम लोग स्टेट को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं कि यार सेंट्रल इज मोर पावरफुल। लेट्स लुकिंग टू सोर्स चीता बेटर सुइटेड फॉर होम इंडिया गोज टू केन्या। ठीक, हम फिर से केन्या जा रहे हैं, ठीक है? अंडर प्रोजेक्ट चीता गवर्नमेंट एम्स टू इंट्रोड्यूस 8 to 14 चीता ईच ईयर, ठीक है? हम लोगों ने मोदी का बर्थडे, आपको याद है ना, बड़ा सेलिब्रेट किया था, ठीक है? और गवर्नमेंट यही लगातार चाह रही है कि फिर से इनको लाया जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी अभी केन्या डेलीगेशन विजिटेड दिल्ली एज वेल एज कूनो नेशनल पार्क। कहां पर है कूनो नेशनल पार्क? हाँ जी, हाँ, गुड। चलिए नेक्स्ट, ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? अब आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है? और जो पॉलिटिकल्स जो डिसीजंस लिए जाते हैं वह भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इंटर स्टेट्स का भी थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस करता है, और साथ साथ में जो इंटरनेशनल भी थोड़ा बहुत ट्रीट्स हुई हैं इन्वायरमेंट को लेके, उसे भी हम लोग डिस्कस इसमें करने वाले हैं, ठीक है? तो पॉइंट्स है, लिविंग इन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज एनर्जी सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। क्यों कह रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है थोड़ा सा पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है, फिर हम क्या करते हैं, ठीक है? अगर आप लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते होंगे तो पता ही है कि हम क्या करते हैं, ओके? नहीं आते हैं तो मैं नहीं बताऊंगा, ओके? आई विल नॉट टेल। Supreme Court on Wednesday said the time has come to remind governments that citizens have a fundamental right under Article 21 to live in a pollution-free environment, and that the amend sections 15 of the Environmental Protection Act 1986। ठीक, सुप्रीम कोर्ट्स की कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डिस्कशन, कोई भी जजमेंट, ठीक है, आप देखेंगे विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स नहीं बाहर आता है, ठीक है ना? सो आपसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछेगा, यही पूछेगा आर्टिकल 21, देन आपके पास आ जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, थोड़ा जरा हमें बताइए, ठीक है? आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? ठीक है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है, और उसी लाइफ में क्या आ जाता है कि एनवायरनमेंट कैसा हो, हाँ जी, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, ठीक है ना? एक ऐसे ही, अगर आप लोगों को रिमेंबर नहीं होगा, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे तब, अब रहे तो होंगे ठीक है? बाबा रामदेव स्ट्राइक में थे दिल्ली में, और मिडनाइट दिल्ली पुलिस आती है और उन पे लाठियों की
बरसात स्टार्ट होती है और बाबा रामदेव, ठीक है ना, सलवार सूट पहन के भागते हैं, ठीक है। तब एक स्टेटमेंट आया था किसका, सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि भैया राइट टू स्लीप भी है, ठीक है, क्या है, राइट टू स्लीप भी है। बट उसे एक्सेप्शन में किसको रखेंगे अपन, अगर पुलिस वाले भी बोले कि भैया मिडनाइट कोई कॉल नहीं करेगा बिकॉज राइट टू, ठीक है, फोर्स वाले बोल देंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना। तो वहां पे थोड़ा सा उनको एक्सेप्शन में रखा कि नहीं भैया आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू, ठीक है। बट अगर आम इंसान, अगर आप घर में सो रहे हैं और मम्मी जगाएं तो आपको बोल देना कि मम्मी इट्स अ राइट टू, अनदर आई विल गो कोड, ओके। तो इसीलिए कहा जाता है इतना भी लॉज के बारे में जानना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल्स, थोड़ा सा हम यूनाइटेड नेशन से लेके इंडिया तक आते हैं, ठीक है, जो हमारा फ्री क्या बोलते हैं ग्रीन एनवायरनमेंट की बात है, इन सब चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, यूनाइटेड नेशन से। तो एनोनिमसली वोटेड फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ क्लीन हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है। तो नॉट ओनली फॉर द इंडियंस, ये किसके लिए है, यूनिवर्सल है, ठीक है, कि सबको है हेल्दी और भैया पॉल्यूटेड एयर में नहीं रहने की राइट्स हैं, कि अगर हमारे पास अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है तो वी कैन से कि भैया हमें यहाँ, या फिर ऐसा एटमॉस्फेयर हमें नहीं चाहिए, ओके। इफ रिकग्नाइज बाय ऑल द राइट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू मोर देन 17 years since universal declaration of human rights important UDHR was adopted by the UN General Assembly कब, 1948 में, ठीक है। अब ये 30 राइट्स देता है और फ्रीडम देता है, इंक्लूडिंग सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स लाइक द, ठीक है, लाइफ की बात होती है, अपने लिबर्टी की बात होती है, फ्री स्पीच की बात होती है, प्राइवेसी की बात होती है। अब आप कुछ साल पहले जाओगे तो प्राइवेसी जैसी चीज इंडिया में तो नहीं होती थी, ठीक है, बट अब आपको देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक है, सोशल एंड कल्चर राइट है, ठीक है, राइट ऑफ टू सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये बेसिक राइट्स हैं लाइफ के, जो दुनिया भर में सबको क्या होने चाहिए, प्रोवाइड होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, ओके। तो कीप रिमेंबर, यहां से पॉइंट्स आपके सामने बाहर आता है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जनरल इमर्ज आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 35, ठीक है। राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज वन ऑफ द ह्यूमन राइट्स वाज नेवर अ प्रायोरिटी, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है इसी वॉर में न्यूक्लियर्स फेंके गए थे ना, ठीक। उसने भी इन्वायरमेंट को क्या किया था, हम जब भी आप वॉर्स करते हैं किसी भी प्रकार की, उसमें भी इन्वायरमेंटल भी डिप्रिसिएशंस आते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। द राइट टू अ क्लीन इन्वायरमेंट इज रूटेड इन द 1972, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अब क्लीन एनवायरमेंट को लेके फर्स्ट टाइम अगर देखेंगे तो कब बनाया गया है, 1972 में बनाया गया है, ठीक है। कहां पर, ये डिक्लेरेशन कौन सा है, इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, बार बार जब तक एनवायरमेंट है। और ध्यान रखिएगा यूपीएससी प्री क्रैक करने का ना, ये इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो एनवायरमेंट है। मेजर क्वेश्चंस कहां से आते हैं, एनवायरमेंट से आते हैं। तो जो भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, डिक्लेरेशंस हैं, जो भी समिट्स हो रही हैं, जो भी विजन्स बन रहे हैं, वी ऑल हैव टू नोट डाउन और बार बार उसको आप क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। तो कीप रिमेंबर इट कंटेंट प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर एनवायरमेंटल पॉलिसी केयरिंग फॉर द हेल्थ, ये विजन आपको दिमाग पे रखना है। क्या कहा जा रहा है, केयरिंग फॉर द अर्थ 1991, और अर्थ समिट कब हुई थी, ठीक है। और यहां पर भी डिक्लेयर किया गया था कि ह्यूमन बींग्स आर इंटाइटल्ड टू अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन हार्मनी विद द नेचर, ओके। अब हमें अगर थोड़ा सा प्योर एयर चाहिए तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं, शिमले हुआ,
ठीक है, कसौली हो, मनाली हो, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? जैसे चंडीगढ़ में ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है, बट पोल्यूशन भी है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा विलेज साइड जाइए, आपको क्या देखने को मिलता है? सो कीप रिमेंबर, ओके। Human rights to a healthy environment brings together the environment dimensions of civil, cultural, economical, political, social rights and protect to the core elements of the nature environment, ठीक है, जो हमारी लाइफ की डिग्निटी को भी प्रोवाइड कराता है। अब आते हैं सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? राइट टू लाइफ। इसी आर्टिकल टू लाइफ में ना एवरीथिंग कम्स, कि आपकी लाइफ से जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, इश्यूज होंगे, उन सबको कहां पर सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड कर देता है? आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर देता है। ठीक है, हैज बीन यूज्ड इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर इन इंडिया। इट इंक्लूड्स right to survive as a species, quality of life, right to live, ठीक है, with dignity and the right to livelihood। ठीक है, आर्टिकल 21 of the Indian Constitution states no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by the law। So keep remember guys, हमारा जो हेल्दी इन्वायरमेंट का जो राइट्स है वो किस आर्टिकल से इंक्लूडेड है? आर्टिकल 21 से इंक्लूडेड है। ये हमने किसकी बात की है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, ठीक है ना। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो हम कहां पहुंच जाते हैं? सीधे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कब हुआ है? 1972 में हुआ है। आ रही बात समझ में? राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, ठीक है। कौन सा डिक्लेरेशन है? कब? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। कब हुआ था ये वाला 42nd अमेंडमेंट एक्ट? कब आया था इंडिया में? बताइए। अरे लिखा है रिटन इज ओवर हियर, सिर्फ 1976, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड टू सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 48A और एंड आर्टिकल 51AC। अब ये क्या है बता सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये किस क्लॉज में आएंगे? फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आएंगे, किस में आएंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। कौन से? आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A, ठीक है। पॉइंट्स रखना है। देयर बाई मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट इन द वर्ल्ड कॉन्फरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस, ठीक है। जिसमें आर्टिकल 48 ये कहता है द स्टेट शेल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंटल टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। क्योंकि किससे रिलेटेड है ये आपके इन्वायरमेंट में आपका फिर क्या क्या आ जाता है? आपके फॉरेस्ट भी आ जाएंगे, आपके सेंचुरीज भी आ जाएंगी, आपके नेशनल पार्क भी आ जाते हैं, ठीक। सो कीप रिमेंबर गाइस। नेक्स्ट, आर्टिकल 51AG, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट। हम लोग फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं, बट वी हैव सम फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो, ठीक। तो उस फंडामेंटल ड्यूटी में हमारा क्या बनता है कि थोड़ा सा ट्रीज को कम काटो। आ रही बात समझ में? अपने बर्थडे पे केक की जगह ट्रीज को प्लांट करो ओके, जो हमसे होना चाहिए, ओके। चलिए, अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया क्या क्या है, अब ये थोड़ा सा आपको लुकआउट करना है। और पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है? मेमोराइज करना है, अपने दिमाग में ना पूरी तरह से फिक्स कर लेना है कि ये फैक्ट्स हमारे बाहर नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 क्या है? वाइल्ड लाइफ एक्ट
कब है? 1972। अब इसको आप लिंक आउट कर सकते हो किसके साथ? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के साथ। वो भी कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है। वाटर एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। आगे चल के जब आप गंगेज रिवर के बारे में भी पढ़ोगे ना, तो ये भी आपके पास बार बार एक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। और जब तक इंडिया में रिवर्स पॉल्यूटेड रहेंगी, ये बार बार प्रोटेक्शन एक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जब वाटर पॉल्यूशन आएगा तब तब ये आर्टिकल, ये एक्ट आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस एग्जामिनेशंस में हो। देन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1989। ठीक। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, जो कि अभी दिल्ली को लेके अपन हरियाणा और पंजाब का कॉन्फ्लिक्ट देख ही रहे हैं। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अभी कुछ देर पहले ही अपन ने डिस्कस किया है। फिर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है, जो सबसे डेंजरस बनाया गया है। ठीक है, एनजीटी, इसके बारे में तो एक स्पेशल क्लास ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा बैन भी लगाता है जो भी ग्रीन एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। मतलब ऐसा वैसा चार्ज नहीं है, करोड़ों में ये चार्ज करता है। इवन आप लोग आर्ट ऑफ लिविंग के डायरेक्टर को जानते हैं? एक संत हैं, बड़े महात्मा हैं अपनी कंट्री के, आर्ट ऑफ लिविंग चलाते हैं वो। नहीं जानते हैं? ओके। कपिल शर्मा को जानते हैं? हैं? कपिल शर्मा, उनके साथ कई बार टॉक शो कर चुके हैं मैं, इसलिए मैंने आपको, ठीक है, थोड़ा सा नहीं याद आ रहे हैं, फिर भी बड़े प्यारे से हैं, एकदम सौम्य तरीके से बात करते हैं। चलिए, तो उनका एक सेशन था दिल्ली में, ठीक है ना, जिसमें यमुना रिवर्स के आसपास उन्होंने किया था। उसको लेके एनजीटी ने अच्छा खासा चार्जेस उनके ऊपर लगाया था। ठीक है, मतलब करोड़ों पे चार्ज किया गया था। तो एनजीटी एक पावरफुल अथॉरिटी है, ध्यान रखना है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जा रही है। ओके, सो कीप रिमेंबर, ये हमारे कंट्री में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को लेके क्या करती हैं? लॉस एंड रेगुलेशंस करती हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सभी को? पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अब आपसे कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस अगर आएगा, ठीक है ना, फ्री एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सो कीप रिमेंबर गाइस कि हमने पहले यूएन को भी देख लिया है कि यूएन ह्यूमन राइट्स में भी डिक्लेरेशन है किसको लेकर? हेल्दी एनवायरनमेंट को लेके, प्लस वर्ल्ड वाइड तो है ही, हमारे साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसके प्रोविजंस हैं, और जिसे, ठीक है, सिस्टमेटिकली अगर देखा जाए तो प्रोवाइड भी किया जा रहा है और रेगुलेट भी किया जा रहा है। ठीक, अब टास्क क्या है आपके लिए कि इन चीजों को ना माइंड्स में रखना है, और जब भी इनकी कोई समिट्स आए, रिपोर्ट्स आए, यू ऑल हैव टू नोट डाउन। ठीक है, क्लियर? चलिए, और ये आर्टिकल्स तो दिमाग में रखने ही रखने हैं, भूलना नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A और आर्टिकल 21 लाइफ टू लिव। ओके, वहीं से निकल के सारी चीजें आएंगी। ओके, और ये अमेंडमेंट एक्ट भी दिमाग में रखिएगा आप लोग, कब किया गया था ये? हाँ जी, 1976 में। कौन सा है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट है। ओके, क्योंकि कई बार ना चीजें इंक्लूड होके आती हैं। तो एक छोटा सा और आपके पास है, इसमें ज्यादा अभी हम लोग थ्योरी पे नहीं जाएंगे। साइक्लोन डाना टू मेक लैंड फॉल्स इन ओडिशा टू नाइट्स। अभी आप लोगों ने डाना के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इस साइक्लोन के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं अभी जो करंट में जो हो रहा है, अभी नहीं पढ़ा है। ओके, चलिए, अभी क्या है कि इतना अपने पास टाइम नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर कर सकें इस क्लास में। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास दिस कॉन्सेप्ट। बट ये जान लीजिए कि एक साइक्लोन है जो भी अभी इंडिया में आ रहा है, और जो कहाँ कहाँ पर इम्पेक्ट करने वाला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल पे, ओडिशा में, और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको बिहार में भी, झारखंड में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके चलते आप देखेंगे तो इंडिया में अभी, ठीक है, खासकर ओडिशा
वेस्ट बंगाल झारखंड तरफ की फ्लाइट्स को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया है। जो थोड़ा बहुत अगर ट्रेन्स चल भी रही हैं तो उनको भी ये अलर्ट कर दिया गया है कि अगर टाइम किसी भी प्रकार का क्रिटिकल आएगा तो उन्हें भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 10 लाख पीपल्स को भी क्या करना है वहां से भैया, गांव खाली करा करा के, मतलब 30,000 अबव हमने विलेज खाली करा के, ठीक है, अलग जोन पे ले गए हैं जहां उनके लिए फूड, हेल्थ, इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज दी जा रही हैं। देन स्कूल कॉलेजेस की क्या कर दी गई है, ठीक है, हॉलीडेज अनाउंस कर दी गई हैं कि भैया आप कहाँ पे रहना है, थोड़ा अंडरग्राउंड रहना है। ओके, सो कीप रिमेंबर गाइस। तो ये हमने अभी नेक्स्ट क्लास में अपन इसको रखेंगे। अब हम आते हैं परपेचुअल इमरजेंसी। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग इसी पर डिस्कशन कर रहे थे। एनसीआर पोल्यूशन क्राइसिस नीड्स ईयर राउंड एक्शंस, पॉलिसी मेकर्स मस्ट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, न्यूज चेंज। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको लेके। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि कैसी इमरजेंसी है जो कंटिन्यू चली जा रही है, वो किससे रिलेटेड है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को लेके है। ठीक है, मतलब एक इमरजेंसी होती है जो सर्टेन पीरियड के लिए होती है, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, बट ये जो इमरजेंसी है कैसी है, ठीक है, कंटिन्यूअस तो है ही, लेकिन डे बाय डे वो इंक्रीज हो रही है। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ अभी स्पीच नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, यू हैव टू टेक द एक्शन। ठीक है, क्योंकि कितने करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में, वो सब किसको प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, और यमराज तो आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आप सोचो कि दूर है यमराज, तो ही इज नॉट सो, वो अपने चित्रगुप्त लेके बैठा होगा डायरी लिए के। Who is next? On several occasions in the past 5 years, the Supreme Court has said the right to clean air is essential to right to life. ठीक है, अब आप देख लीजिए फिर से क्या आ गया, राइट टू क्लीन एयर, एसेंशियल टू, अब राइट टू लाइफ लिखा तो हम सीधे कहां पहुंचेंगे, आर्टिकल 21 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक अपने दिमाग में अपन को रखना है, क्योंकि आप सबको पता है कि दिल्ली और दिल्ली के जो भी नेबरहुड स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे जैसे ये विंटर का सीजन आता है, आपको पता है पॉल्यूटेड एयर उधर जाती है और एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आए दिन क्या बोलेगा। ठीक है, ये काम करते हैं, दिवाली आ रही है, दिवाली में फायर क्रैकर्स को बैन कर देते हैं। ये कब हुआ था, 2017-18 में हमें को देखने को मिला था। फिर क्या होगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर आएंगे, वो इसका थोड़ा सा अगेंस्ट में जाएंगे कि हमारी रिलीजियस फीलिंग्स को, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं आप, अटैक कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि सबके सेंटिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर राम आज के दिन आए हैं तो हमें, ओके, जो कि राम तो इन चीजों के क्या है, अगेंस्ट हैं, बट क्या किया जाए, माफ करना प्रभु राम। नेक्स्ट आते हैं अपन, Punjab Haryana governments for their failures to check farmers from setting crops residue on fire. The problem also is that the CAQM has repealed its mandate of driving change in the past harvest practice in farmers Delhi neighborhood. ठीक है, लगातार कंटिन्यूस अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अलर्ट करता रहता है गवर्नमेंट्स को, बट गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, बट वो ग्राउंड लेवल पर हमें देखने को नहीं मिलता है। और फार्मर्स को अगर देखेंगे आप तो फार्मर्स की भी क्या है, थोड़ा सा उनके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट है कि वो करें, तो उनको सेकंड ऑप्शन तो दो आप। ठीक है, कि आप उन्हें सेकंड ऑप्शन दोगे तो दे विल नॉट डू दीज थिंग्स। ओके, सो कीप रिमेंबर गाइस। चलिए अब आगे आते हैं थोड़ा सा। रिजर्व बैंक कैन नॉट रिस्क अनदर बाउट ऑफ इन्फ्लेशन, सेल्स गवर्नर दास। ठीक है, गवर्नर दास साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हम इन्फ्लेशन को लेके दूसरा किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, वॉर नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं कि इन्फ्लेशन वॉर ही हमारी कंट्री में चलती रहे। ठीक है, उस इन्फ्लेशन को क्या करके रखना है, हमें कंट्रोल करके रखना है। इसीलिए आप देखेंगे आरबीआई ने किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है, किसमें, अपने रेट्स में। ठीक, अभी कुछ
डेज पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था CRR पे, याद है, RR पे, ठीक है। स्पेशली हम लोगों ने रेपो रेट पर डिस्कशन किया था, ठीक है, कि रेपो रेट का इंक्रीज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और उसका सीधा सीधा कोरिलेशन किसके साथ हो जाता है, अपने कंट्री की इन्फ्लेशंस के साथ, ठीक है, जिसको प्यार से महंगाई डाइन कहा जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशंस को आप लोगों को एक मूवी आई थी पीपी लाइव, उसमें एक सॉन्ग्स था, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाता है, सुना है आप लोगों ने, ठीक है। आमिर खान की मूवीज थी, ठीक है, उनके प्रोडक्शन हाउस में बनी थी पीपली लाइफ, ठीक है। वो उस समय पर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते थे ना, उनकी लाइफ सर्कल में वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी किसी चीज को रेफरेंस देने के लिए। इसलिए मैं आपको भी थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूं कि अगर नहीं पता है तो यू कैन थोड़ा सा अच्छा, मतलब सॉन्ग ऐसा है कि डीप में भी है, वो सारी चीजें बता रहा है कि कितनी इन्फ्लेशन है घर में, ये इन चीजों की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एसेंशियल जो थिंग्स होती हैं, गुड्स होते हैं घर में नहीं है, उन सबके प्राइस क्या है, बढ़े हुए हैं, बट वो किसके फॉर्म में है, सॉन्ग के फॉर्म में है, तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, ठीक है। सो चलिए अब आते हैं इंडिया 5 ईयर इन्फ्लेशन रेट प्रोजेक्शंस को लेकर, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा 1920, 2021, 21, 22, 23, 23, 24 और 24, 25 का थोड़ा सा आप लोग एज्यूमेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में इन्फ्लेशंस आपको क्या मिलता दिख रहा है, ठीक। अगर यहां पर थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे कर दिए जाए तो इन्फ्लेशंस इंडिया में और ज्यादा क्या हो सकता है, फिर इन्फ्लेशंस बढ़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है इन्फ्लेशंस का वो किस पे डिपेंड्स करता है, हाँ जी, डिमांड्स एंड सप्लाई पर डिपेंड्स करता है, ठीक है। और इन दोनों चीजों में अगर इंक्रीमेंट होता है तो कई बार हमारे लिए क्या है, वो डेंजरस है। सो आरबीआई की यही ड्यूटीज बनती है कि आपको जितने भी स्टेप्स लेना है वो हमेशा अलर्ट होके ही लेना है कि किसी भी प्रकार का अभी इन दिस रिसेंट ईयर्स हम किसी भी प्रकार का कंफ्लिक्ट या रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी पैंडेमिक से हम क्या हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार का अगर अटैक, मतलब इकोनॉमिकल अटैक हो जाता है या इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाता है तो इन्फ्लेशंस क्या होंगे, रेट्स बढ़ेंगे। जब वो बढ़ेंगे तो हमारा जो फॉरेन करेंसी भी है वो भी क्या होगा, आप देख ही रहे हैं हाईएस्ट पर पहुंच चुका है डॉलर का रेट, ठीक। और भी ज्यादा हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लेक्ट करता है, आ रही बात समझ में, ठीक। कई बार एज अ फ्रेंड्स, एज अ जो सिविलियंस, हमको समझ में नहीं आती ये चीजें कि सर ये इन्फ्लेशंस का इम्पैक्ट हम पे कहां पड़ रहा है, बट जब आप चीजों पर थोड़ा सा अटेंशन देंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि नहीं सर, हाँ इस थिंग्स का इतना रेट बढ़ा है, इसका इतना रेट बढ़ा है। जैसे अगर आप बाइक यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, तो आपको लगातार पता चलेगा कि इनके प्राइस क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। कई बार जो डोमेस्टिक यूज की वस्तुएं आती हैं, इसेंशियल थिंग्स आती हैं, गुड्स आते हैं, इनका अगर आप यूज करते होंगे, साबुन शैम्पू तो लगाते ही होंगे, ठीक है ना। लड़कियां तो और ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती हैं, ठीक। तो आपको पता ही है कि उनके रेट भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ओके। तो वो भी किसका पार्ट है, इन्फ्लेशन का ही पार्ट है, तो ये दिमाग में अपने रखना है। एट द करंट जंक्शन of the economic cycle, the Reserve Bank of India cannot risk another bout of inflation, so there is a need to wait for more evidence of inflation aligning durably with the 4% target, Government Sasikant Das wrote in the minutes of the Monetary Policy Committee, MPC। आप सबको पता है Monetary Policy Committee क्या करती है, हमारे यहाँ पर जो भी बैंकिंग रेट्स हैं उनको, ठीक है, रेगुलेट करने का पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके पास है, इन्हीं के पास है, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी, अगर आप देखा जाए तो एनी कॉस्ट हम लोग नहीं चाहते हैं कि इंडिया में हायर इन्फ्लेशन देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि हायर इन्फ्लेशन भी किसी भी इकोनॉमी को क्या करेगा, डिस्टर्ब ही करेगा। और मोस्टली प्रॉब्लम वहां पर ज्यादा आ जाती है कि हम वैसी कंट्री हैं जो इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है।
और आप देखेंगे कि इंडिया में इन्फ्लेशन का जो रीजन भी होता है ना, मेजर रीजन, वो किसके कारण होता है? ठीक, क्योंकि आप देखेंगे तो वॉर हर जगह, ठीक है, जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, इनसे तो आप किसी भी प्रकार की होप अगर रख रहे हैं तो गलत बात है। ठीक है, फिर आपके अंदर की ही ये थोड़ा सा फॉल्ट है। और मिडिल ईस्ट में आप देख ही रहे हैं, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस वेस्ट में भी देखने को मिल रहा है। प्लस रसिया एंड यूक्रेन लगातार उनका डांस चल ही रहा है। ओके, उसको वॉर ना कह के डांस कह तो ज्यादा अच्छा है। ओके, सो अब आगे आते हैं, इन्फ्लेशन इन इंडिया प्री एंड पोस्ट कोविड। ठीक है, ये जो मेजर पार्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप अगर देखेंगे तो इंडियन का जो सिलेबस है, मैं इंडियन बोला हूँ, यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस के सिलेबस में आप देखेंगे इकोनॉमी का रोल आपको लार्जर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? एक इसका मेन रीजन है कि गवर्नमेंट्स ये चाहती है, उसकी विश है कि हमारा जो आईएएस बन के बंदा आए, बंदी आए ना, कैसा होना चाहिए, जो इन चीजों के बारे में अवेयर हो, अच्छी तरह से अवेयर हो। ठीक है ना, कि कल को मान लीजिए आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनाया जाएगा, ठीक है ना, और आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मान लीजिए मेजर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करने के, इन्वेस्टर समिट लगी हुई है, और पता चल रहा है कि हमारे डीएम साहब को ही इन्फ्लेशन नहीं पता है, जीडीपी नहीं पता है, तो फिर क्या होगा? वो बार बार ऐसे मोबाइल करके गूगल करेंगे ना। वो अच्छा, इससे अच्छा क्या है, अभी आप उस चीज को अच्छी तरह से रीड आउट करो। ठीक है, तो आप अगर 2015 से लेके 23, 24, 25 तक अवेयर रहोगे तो आगे फिर अवेयर तो हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो 2015-16 में अगर आप जाएंगे तो आपको देखिए, एक आपको पास है डेटा जनरल, फिर एक है जनरल एक्सक्लूडिंग जिसमें आपका फूड एंड फ्यूल आ जाता है, और एक इसमें ग्रीन वाला कौन सा है, हाउसिंग इन्फ्लेशन का है। किससे है? हाउसिंग इन्फ्लेशन का है। इसमें आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको हाउसिंग वाला अपर में देखने को मिलेगा। कब की बात है ये आपका 2018-19 फाइनेंशियल ईयर वाला है। फिर आपको थोड़ा सा ये डिप मामले में देखने को मिलेगा कब, 2021, ये जो आपका कोविड वाला इरा है। फिर यहाँ पर आप आएंगे जनरल एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल में, तो ये आपको लगातार क्या मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ, अब भी थोड़ा सा क्या है, डिक्रीज, कंट्रोल में अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअल में आरबीआई का अवेयर होने के रीजंस थोड़ा सा इंटरनेशनल भी होते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे इकोनॉमिकल क्राइसिस अभी अभी, कौन हमारा एक नेबरहुड कंट्री है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, श्रीलंका को अपन देख लेते हैं। श्रीलंका में आपने देखा होगा राइस के रेट कितने ज्यादा थे, अगर आपने प्राइस लिस्ट अगर आप देखी होगी ना, तो 500 पर केजी चला गया था रेट वहां पे। ठीक है, यू कैन इमेजिन कि वहां के आम पीपल्स का, सिविलियंस की क्या कंडीशंस रही होंगी। ठीक है, इसीलिए आरबीआई यहां पे ये चीजें करता है। तो ईयर ओवर ईयर चेंज द सेलेक्टेड कंज्यूमर प्राइस इंडिकेटर्स इन अर्बन इंडिया। ठीक है, और रूरल इंडिया की भी हम लोग कभी बात करेंगे, क्योंकि अब मेजर जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के रूरल एरिया में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तभी रूरल्स के लोग किधर तरफ मूवमेंट करते हैं, इमिग्रेट होते हैं, अर्बन की तरफ आते हैं। ठीक है, और एक ही डिजायर होती है, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, ओनली फॉर नॉट मनी, मनी ऐसे तो कहीं बट नहीं रही ना, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रही है कि भगवंत मान साहब खड़े एक जगह और जस्ट हाँ, चलिए क्लियर है यहां तक सभी को। नेक्स्ट आते हैं, जियो इंजीनियरिंग आइडिया, डायमंड्स इन द स्काई एंड कूलिंग द अर्थ। ये नया कॉन्सेप्ट नासा भाई साहब लेके आ रहे हैं। ठीक, क्या कहा जा रहा है, डायमंड्स इन द स्काई कूलिंग द अर्थ। ठीक है, एक क्या कहें अब इस कमेंट्स को, क्योंकि इन्होंने जो कमेंट्स किया है ना, इतना कॉस्टली है कि प्रैक्टिकली अभी तो किसी भी प्रकार से
पॉसिबल नहीं दिख रहा है। आने वाले टाइम पे क्या हो जाए वी डोंट नो, बट क्या कहा जा रहा है ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग जियो इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा सोलर पैनल की भी बात करेंगे कि सोलर पैनल किस तरह से, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज है या जो हीट वेव्स बर्थ मतलब पूरे वर्ल्ड भर में हो रही हैं उसे किस प्रकार से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि डायमंड्स को अगर हम लोग क्या करते हैं पूरे स्काई में स्प्रेड करेंगे तो अर्थ को क्या कर सकते हैं अपन, कूल कर सकते हैं। बट इतना डायमंड्स कहां से लाओगे, इंडिया में कहां प्रोडक्शन होता है डायमंड्स का? माइंस कहां पर है? अच्छा, डायमंड्स की माइंस इंडिया में नहीं है। अच्छा, कहां पर? ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना, कि डायमंड्स की माइंस इंडिया में कहां कहां पर हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट्स की कौन सी अथॉरिटी उसमें रेगुलेट करती है और वर्क करती है। दो तीन मैंने सेंटेंस बोल दिए हैं, ठीक है। नंबर एक, डायमंड्स माइंस, ठीक है, इन विच प्लेस। नंबर टू, रेगुलेट कौन करता है, ठीक है ना, और नंबर थ्री, उनका प्रोडक्शन लेवल क्या है, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, अगर ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लोगे तो चलेगा, बट ये टू थिंग्स तो देखना ही देखना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, स्प्रेइंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डायमंड डस्ट इन द अपर एटमॉस्फेयर could be an effective way of cooling down the earth and fixing the problems of global warming, a new study has concluded। ठीक है, तो ये स्टडी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आगे चल के यूपीएससी का मूड है अगर पूछ लिया तो, ठीक है, कि दिस इज पॉसिबल आर नॉट। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर आर ऑलरेडी अबाउट 1.2 डिग्री सेल्सियस हायर देन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स की बात करें अगर 1850 या 1900 पीरियड्स की बात करते हैं, ठीक है, ये एवरेज है, ध्यान रखना पूरा वर्ल्ड वाइड, तो हमें थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा क्या लगता है नीचे, बट ये कम नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। ओके, एंड 2023 वाज द अवेज मच द 1.45 degree Celsius warmer. There is no way that the world can keep this rise under 1.5 degree Celsius. इस बार की जो आप लोगों ने हीट वेव्स देखी होंगी, मई जून, कैसा रहा है, हाउ वाज द फीलिंग? ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी बाहर निकले घर से तो सन चच्चा टॉर्च लेके पर्टिकुलर खड़े हुए थे कि जस्ट आई विल फायर। ओके, सो कीप रिमेंबर, हॉटर एंड हॉटर हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है होता जा रहा है, ठीक है, ग्लेशियर्स लगातार आपको क्या मिलते जाते हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि आगे चल के उसका इम्पैक्ट कहां पर पड़ना है, रिवर्स पर पड़ना है, ठीक है। तो जियो इंजीनियरिंग रेफर्स टू एनी लार्ज स्केल अटेम्प्ट टू अल्टर द अर्थ नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम टू काउंटर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो जियो इंजीनियरिंग क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है, कम करने के लिए कोई ना कोई ऐसा हमें पाथ ढूंढना है, रूट ढूंढना है, सिस्टम ढूंढना है जिससे हम क्या कर सके, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें, ठीक है। ओके, क्योंकि आप लोग ना एक सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट एसआरएम है, ठीक है, जिसमें सोलर जियो इंजीनियरिंग के मीडियम से भी हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए।
ओके, तो अभी जनरली ही आज थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। आगे किसी रोज इसमें भी हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि जियो इंजीनियरिंग में सोलर का क्या है, और ये डायमंड अगर इस स्काई में स्प्रेड करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, तो आपका क्लास क्या हो जाता है, ओवर। चलिए, यहां से किसी भी प्रकार का एनी डाउट आपके पास, एनी डाउट? ओके, थैंक यू।